भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। डॉक्टर आर.के. तिवारी ने कहा, शिक्षा रिसर्च आधारित होनी चाहिए। दिनांक 1 मार्च 2021 दिन सोमवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के विशेष शिविर का 7 दिवसीय समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकृष्ण तिवारी, पूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद द्वारा माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि साथ रहना, साथ खाना, साथ सोना आनंद का क्षण है। सेवा में धैर्य की आवश्यकता होती है। जो नहीं कर सका उसे राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से करना ही लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामिनी वर्मा ने अतिथियों का स्वागत एवं 7 दिवसीय विशेष शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिन्हें तुम देख सकते हो, अगर उनको प्यार नहीं कर सकते तो उनको क्या प्यार करोगे जिन्हें तुम देख नहीं सकते। मुख्य अतिथि के स्वागत के क्रम में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विनय मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सजने संवरने व समाज से जुड़ने व राष्ट्र की सेवा करने का अनमोल अवसर प्रदान करता है तथा कर्तव्य बोध कराता है। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अवधेश सिंह यादव ने कहा कि सेवा भाव के कारण ही मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता कहलाए तथा कोट उतारकर लंगोटी पहन लिया। संचालन करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका सरोज ने कहा कि जाति, भाषा, धर्म, महिला पुरुष की मानसिकता से ऊपर उठकर ही हम अपने लक्ष्य व ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद तथा कई वर्षों तक काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में अपनी सेवा देने का गौरव प्राप्त कर चुके डॉक्टर रामकृष्ण तिवारी ने कहा कि सुंदरता कर्म आधारित होनी चाहिए। हमने दुनिया को नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा वर्ग को देश में आंतरिक चुनौतियों से लड़ने योग्य बनाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास भी होता है। डॉक्टर तिवारी ने सूक्ष्म कहानियों के माध्यम से बताया कि असफलता हमें सिखाती है कि अगला प्रयास और अधिक लगन से करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रिसर्च के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देकर अपने देश, समाज और दुनिया को कुछ देकर जाएं। समाज से कुछ पाने की आशा न रखें बल्कि समाज को कुछ देने का लक्ष्य बनाएं। यही राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन के अवसर पर प्रातः योग, व्यायाम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात वृक्षारोपण एवं रैली का कार्यक्रम हुआ। समापन समारोह के अवसर पर सरस्वती वंदना, भक्ति गीत, नृत्य, कविता, कव्वाली व नारी सशक्तिकरण पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। समापन समारोह के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी भदोही के सदस्य एवं प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व देने वाले मोहम्मद इरशाद खान अपनी पत्नी के साथ उपस्थित रहे। महाविद्यालय परिवार से दर्शन शास्त्र के डॉक्टर प्रमोद सिंह तथा विश्वरंजन मालवीय आदि उपस्थित रहे। सभी स्वयंसेवी छात्र छात्राओं एवं आए हुए अतिथिगण तथा कार्यक्रम अधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामिनी वर्मा ने किया। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार हमारे आराध्य देव भगवान राम के पूर्वज श्री मनु महाराज जी थे। तो मनु महाराज जी ने इस समाज को 4 श्रेणियों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उनका क्या विचार था, मैं एक वैज्ञानिक की दृष्टि से अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ब्राह्मण मीन्स सिर, क्षत्रिय मीन्स भुजा, वैश्य मीन्स पेट, इसके नीचे। तो सिर माने ब्राह्मण। ब्राह्मण डजंट मीन कि तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, पांडे, दीक्षित, पाठक, अवधूत, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मीन्स जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो ब्रह्म का ज्ञाता हो उसको ब्राह्मण
पढ़ा गया उसका क्या काम था? ज्ञान, स्वयं ज्ञान अर्जन करे और उस ज्ञान को जो उसने तमाम श्लोकों से एकत्रित किया, जो पब्लिक है, जो समाज है, लोग उनमें समानता के साथ उसका वितरण करें। जो क्षत्रिय था उसका काम क्या था? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना, तो ये जो वंश स्तर है वो जो है क्षत्रिय था, उसका काम था क्या? प्रजा की सुरक्षा करना। हाँ, जो वेद वैश्य जो है उसका क्या था? जो तमाम तरह के उद्यम करके पैसा इकट्ठा करना और प्रजा को भूख से बचाना, और बाकी शेष कार्य समाज से संबंधित जितने भी कार्य थे वो उनका शूद्र का काम था। अच्छा, ब्राह्मण को जो है समाज में सर्वोच्च स्थान क्यों मिला? कितनी इंद्रियां है शरीर में? क्या बोलो? तो इसमें देखो है, चमड़ा हो गई, छठवां जो है जनेंद्रिय जो यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन उसका भी कंट्रोल जो है सिर में ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो साइंस के विद्यार्थी होंगे, राजनीति लोग जानते होंगे, उस जनांग का भी कंट्रोल जो है आंख से है। इसलिए ब्राह्मण को जो है सर्वोच्च स्थान समाज में दिया जाता है। अगर आप सिर को अलग कर दें शरीर से, जो मानव शरीर सिर, वक्षस्थल, पेट और पैर के रूप में जो मानव शरीर तैयार हुआ, इसको अगर आप अलग कर दें सिर से तो आदमी जिंदा रहेगा? नहीं। हाथ काट तो चलेगा, पैर काट तो चलेगा, लेकिन सिर अगर अलग कर दोगे तो जिंदा नहीं रहेगा। 1968 का था, तो हम लोगों का एजुकेशन टूर गया हुआ था देहरादून, आगरा, फतेहपुर सीकरी होते हुए हम लोगों को यहाँ पूरा वापस आना था। जब हम लोग जो है फतेहपुर सीकरी पहुंचे तो हम तमाम मकानों पर, दीवारों पर BS4 सब लिखा हुआ था। अब हम लोग तो भाई ज्ञान तिवारी को वजह से ज्ञान पूरा है, उसके बाद कुछ जानते नहीं थे। तुम्हारे प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर एम अंसारी, उनके निर्देशन में हमारा कोई गया हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि सर BS4 सब क्या लिखा हुआ है? बताने में नहीं बता पाए BS4 क्या होता है। बाद में जब समय बीता तो अखबार में पढ़ते वंचित शोषित क्या क्या समाज काशीराम योजना थी, और आजादी के समय 20 या 21 साल बीते हुए होंगे। पर इतना चार बात जो चरम पर पहुंचा दिया गया, शायद उस समय के जो नीति निर्देशक रहे होंगे, निर्धारण करने वाले, उन्होंने सोचा कि अब इस जाति व्यवस्था को किससे हम समाप्त करें, तो किस लेवल पर स्टार्ट करें जिससे जो है हमारे समाज में जाति व्यवस्था का जो विद्रूप है उसको रोका जा सके। तो मिडिल तक, इंटरमीडिएट तक के बच्चों को ज्ञान तो है लेकिन वो परिपक्व नहीं है। वृद्ध को आप उसमें लगा नहीं सकते क्योंकि उसके पास अपार अनुभव है, लेकिन वो चलने फिरने में जो है उतना दौड़ भाग नहीं कर पाएगा। तो उनको ये हुआ कि जो डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है, अगर इनके छात्रों को हम इसमें लगाएं तो हम कार्यक्रम में सफल हो पाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की। बाद में समय समय पर तमाम कार्यक्रम इसमें जुड़ते चले गए, जैसे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय दहेज उन्मूलन, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण, वृक्षारोपण, नारी स्वाभिमान सम्मान एवं संरक्षण मिशन शक्ति, बेटी पढ़ाओ, जनसंख्या नियंत्रण, फिर भ्रष्टाचार निवारण, बेरोजगारी उन्मूलन, और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चारों तरफ आप रोज अखबार पढ़ रहे हैं कि भदोही में जो है ये सेमिनार हो रहा है, ज्ञानपुर में जो 2-3 दिन, एक हफ्ते में 2-3 दिन सेमिनार हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से कि सरकार ने जो तमाम मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बेरोजगारी है, उससे लोगों को ध्यान जो है हटाने के लिए उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी। इसके पहले जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति, क्या उसमें पुरानी शिक्षा नीति से
क्या महान वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए? उसी शिक्षा नीति से सीवी रमन जहांगीर भाभा ये सब जो है वैज्ञानिक पैदा हुए उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। महान दार्शनिक विवेकानंद, अरविंदो, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, नोबेल लॉरेट सीवी रमन, चंद्रशेखर, ये जो इकोनॉमिक्स कोई बंगाली थे, अमर सेन जी, कैलाश सत्यार्थी, इन सभी को जो है नोबेल प्राइज मिला है। सभी चारों इंडियन है उसी शिक्षा नीति से। फिर तमाम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, महाकवि दिनकर जी हैं, गाने हैं, तमाम लोग फिर गुरु आज पैदा हुए, उनका नाम लिखा दिया सूरदास महाराज। तमाम लोग पैदा हुए उसे शिक्षा नीति से। इनके साथ एक नेत्रधारी वोट की राजनीति आ गई। अभी जो है कोरोना की वजह से जो विधायक निधि थी वो रोक दी गई। एक विधायक को अपने कार्य में अपने क्षेत्र के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए मिलते थे, कोरोना के नाम उसको रोक दिया गया। अब अगले साल चुनाव होने वाला है, अब उनको जो है लागू करेंगे विधायक निधि देंगे। क्या है घूसखोरी? अगर हमको 3 करोड़ मिल रहा है 45 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए मेरी जेब में आ गया विधायक, वो ईमानदारी का उसको घूसखोरी नहीं कहेंगे। जबकि ये सरकार जो है अपने को बहुत अच्छी सरकार मानती है। हमारे यहाँ पे सबको डीए को 36 कर दिया। हमारे डीए को फ्रीज कर दिया। हम पेंशनर एरिया जो नहीं देंगे, 1 लाख रुपया का नुकसान होगा और बाद में 200,000 रुपया सालाना किसान को। मेरे एक एरिया से 1.5 साल के एरिया से आप 16 साल लगातार उनको 6,000 रुपये महीने पेंशन दोगे। यानी अपना नाम बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा परिवार खाए में मरे, इससे उनको कुछ ज्यादा नहीं। ठीक, हमारे थे डॉक्टर पार्टी में वो जो है यहाँ से ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में जो है उसने ये सब एनालिसिस कार्यक्रम किया और उसे 2 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुए। तो ये आपके लिए एक माने संकेत है कि आप भी जो है अगर इसमें लगेंगे आगे चल करके आप रिसर्च कर पाएंगे और अपने ज्ञान को जो है लोगों को प्रस्तुत करेंगे। आप अपने घर में लौटेंगे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जाएं। जो ये 7 नियम है आपने सीखा, इसको समाज में प्रचारित करेंगे दृढ़ संकल्प के साथ। और एक दृढ़ संकल्प आपका कैसा होना चाहिए? क्षीर सागर में रहने वाला जो कछुआ था उसी तरह, क्षीर सागर में रहने वाले कछुओं की तरह आप दृढ़ संकल्प लेकर के आज अपने घर को वापस जाएंगे। क्या उसका दृढ़ संकल्प था? भगवान जो है विष्णु से सैया पर लेटे हुए थे, माँ लक्ष्मी उनका पैर चला रही थी, पैर चलाते चलाते उनका पैर जो था क्षीर सागर में लटक गया। तो जो क्षीर सागर जो लटके थी उनके पैर को टच करके जो है अपना जीवन जो है धन्य कर रही थी। वो कछुआ जो है इसको देख रहा था कि पानी की लहरें जो है भगवान के जो है अंगूठे को छूना चाहते हैं, मैं क्यों नहीं उसको इनको कमा लूं। गया धीरे धीरे तैरते हुए गया भगवान के पैर के पास, तो शेष नागी थे तो फिर थोड़ा देर बाद लगा माँ लक्ष्मी जी देख रही थी, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे करते करते पूरा सदी हजारों करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन वो जो है अपने मिशन में सफल नहीं हो पाया। इसका मतलब थोड़ी तो निराश हो गया। अगले जन्म में त्रेता में जा करके वो किस रूप में जन्म लिया उसने? केवट के रूप में। और भगवान विष्णु जो है वो राम के रूप में पैदा हुए। राम को जब मन का आदेश हुआ, पहुंचे कहाँ? श्रीवेदपुर, गंगा नदी को पार करना था। अब वो केवट से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा भैया जो है नदी के पार करा दो। उसने कहा ना, तुम्हारा मरम में जाना, आप क्या हो मैं आपको जानता हूँ। अभी बड़ी लड़की आ रही, पिछले वर्ष में जो पिछले जन्म में हम कछुआ थे, मैं आके उसको मरम में जानता हूँ कि अहिल्या जो ऋषि के साथ से, गौतम ऋषि के साथ से जो पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी, विश्वामित्र जी ने उनको रास्ते में बताया था कि भैया ये जो है गौतम ऋषि पत्नी है, टच कर लो। भगवान ने जो है छुआ
महिला की तैयार हो गई तो सोचा कि बात विवाह वगैरह मान लिया मैं नाव पर जो है पैर रख देंगे तब क्या होगा, स्त्री तैयार हो जाएगी। समझने वैसे घर में सतमा हो जाए कहाँ से वो खिला जाएंगे, तो कहा मरम मैं जाना आपका मरम मैं जाता हूँ, ऐसे नहीं करूँगा। पानी भर मिल जाए आप पैर रखो उसको आपका लेके से धुलेंगे और भगवान तैयार हो गए। क्या किया, पहले एक पैर धोया जमीन पर रख दिया, दूसरा इधर जाए जमीन पर बार बार कैसे करे तो मट्टी खुले पैर साफ कहाँ होता हुआ। तो उसने कहा नहीं अब अंतिम बार करेंगे, एक पैर जो है अपना हाथ पर रख लिया, दूसरा नौका पर। भगवान ने कहा अरे भाई तुम्हारा पहले बिगड़ जाएगा, नहीं जाएंगे ना 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 आप गिरेंगे नहीं, आप हमारे सिर पर हाथ रखिए, कहना चालू था आप हमारे सिर पर हाथ रखिए। भगवान बड़े आश्चर्य में अरे ये तो जो है मेरा अहंकार उसे खत्म कर दिया कि अभी मुझे माना जाता था भगवान सबका सहारा बनते, ये मेरा सहारा बन गया। आज भैया मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो हार गया, चलो अब उतराई हो हम आपसे उतराई कर लेंगे, आपने सब कुछ दे दिया। माने जो आना जाना था उसका आवागमन इस में उससे में। तो आप इस संकल्प के साथ है कि 7 दिनों में आपने जो भी सीखा है उसको जो है अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। आगे लेकिन आप जब जाए संकल्प के साथ आपके मन के अंदर किसी तरह की लालच लोभ नहीं होना चाहिए कि हमको इसके बदले में सरकार कुछ दे या क्यों है हमको जो है सरकार कुछ दे या समाज कुछ दे अर्थ के रूप में। हाँ, ईश्वर की एक कथा में सुनाऊंगा। एक ब्राह्मण लड़का था शादीशुदा, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य बनने के लिए चला गया बनारस काशी। काशी हरि की नगरी संस्कृत नगरी थी, वहां चला गया। यहाँ पर मैंने 12 साल बाद लौटा। जब गांव में लौटा शिक्षादार करके आचार्य बन गए तो गांव वालों ने उसने स्वागत बनाए, फूल मालाओं से उसको ला दिया। लेकिन उसकी बीवी जो है वो थाल में अपना सिंदूर जो भी होता पूजा का अपना लेके पहुंची, उसका चरण रज वरज धोया होगा। लेकिन एक प्रश्न उसने सामने रख दिया कि हमारे एक प्रश्न का जवाब आप दोगे तब तो आप घर के अंदर आओ, ऐसा तुम जाओ वापस फिर शिक्षा ग्रहण करके आओ। कहा भैया ठीक है चलो तुम्हारी शर्त हमको स्वीकार है, बताओ क्या तुम्हारी शर्त है। तो उसने शर्त रखा कि बाप का बाप कौन है। अगर सीधे प्रश्न पूछते तो शायद से बता देते, हम भी बता देते, आप भी बता देते, लेकिन उसने कहा कि बाप का बाप कौन है बताओ। अब तो बेचारा 12 साल पढ़ा लिखा, किसी किताब में नहीं पढ़ा कि बाप का बाप कौन है। लौट गया, पहुंचा जो है बनारस स्टेशन बनारस कैंट पर बेंच पर बैठ के विचार कर रहा था किताब में देखिए इसका कौन सा लोग पढ़े हैं ना, हम इसको चलते फिर ज्ञान प्राप्त करें। उसी दौरान जो है उस स्टेशन से एक नर्तकी जो है गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण देव जो थे देखने में काफी अच्छे खासे है। नर्तकी पूछा क्यों ब्राह्मण देव जो आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, तो उसने कहा नहीं आप बताइए क्यों चिंता, आपकी चिंता का कारण क्या है। तो पूरी बात उन्होंने बता दी। मैं तो इसी का स्कूल चाहती हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल, यहाँ चली मेरे साथ जीवा के चली गए चौक। मैं ब्राह्मण सब कुछ स्थान प्राप्त करने वाला हूँ। तो उसने पैकेट से निकाला 10 रुपये दिए, सारे जब पियोगे नहीं, चाय पी लिया, थोड़ा समय बीता, शाम होने लगी तो उसने कहा इसको खाना लेकर आ जाए। खाना लेके आई, ब्राह्मण को सोचे मन में यार चाय पी के तो इससे मन नरक वासी हो गया, खाना भी खाए फिर जो 10 रुपये दिया। अब अपना खाना पीना खा लिए और उसके बाद फिर किसी काम के लिए कहा होगा उसने नौकरी में, तो इधर आना करेंगे 10,000 रुपये का हमारा एक तमाचा। ब्राह्मण कहे तुमको प्रश्न का जवाब मिला या नहीं, तुम्हारी बीवी से पूछा था। बड़े चक्कर पड़े, नहीं जो 10,000 रुपया दिए तुमको वही है, अब इसको लेके जाओ। माने पाप का जो पाप है यही लोभ और लालच। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जा रहे हैं दृढ़ संकल्प के साथ जाएं
और किसी तरह की इच्छा समाज से या सरकार से जो है अब चूंकि 7 दिनों में आप यहाँ रहे होंगे, जैसे विनय जी ने कहा कि आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन उन्हें कष्ट है, इसलिए एक शिवरात्रि दूसरे शिवरात्रि से इस भाषा में बात कर सकता है। मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन शायद कई वर्षों पे था, मैं नोट कर लिया, हो सकता है जो है काम में आप आ जाए, आज वो काम में आ गया। अपनी यादों में मुझे कभी यूं ही, अपनी यादों में मुझे कभी यूं ही ढूंढ लेना ना मिलूं तो, ढूंढ लेना ना मिलूं तो धड़कनों से मेरा पता पूछ लेना, तो धड़कनों से मेरा पता पूछ लेना। रहूंगा मैं मौजूद इन हवाओं में हमेशा, रहूंगा मैं मौजूद इन हवाओं में हमेशा, अगर न दिखूं तो मुझे अपनी सांसों से पूछ लेना। अब मेरी कट पीस वाली जो शर्ट थी वो तैयार हो गई, अब आप पहन लो, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कैंप से बाहर जाएगा। धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।